गुड इवनिंग सभी को। देखिए, जो आपका मंडी बोर्ड का जो एग्जाम आया है उसके लिए आज से हम जो आपका मंडी अधिनियम है जिसका वेटेज आपके पेपर में 33 नंबर का है उसको पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग लगभग हमको 18 से 19 क्लास में भी लगेगा आपका मंडी अधिनियम, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ मंडी अधिनियम लिख कर दिया है और साथ में उपविधियां उपनियम ये सब भी लिख कर दिया हुआ है। तो वो सब पार्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी ये अधिनियम के अलावा उपविधियां और जितने उपनियम भी बने हुए हैं वो भी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका लगभग लगभग 18 से 19 क्लास लगभग लगेगा, फिर आपका 33 नंबर का जो भी पूरा पार्ट है वो आपका कंप्लीट होगा। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है वो कब बना, इसके अंतर्गत जो जो शब्दों का प्रयोग होगा उसकी क्या परिभाषा, ये अधिनियम कब से लागू हुआ, ये बेसिक चीजें हैं। और आज की क्लास आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप आज की क्लास का बेसिक नहीं समझोगे तो आने वाली क्लासेस आपको समझ नहीं आएंगी। तो बाकी क्लास समझने से पहले आपको ये सब चीज को जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज को इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बोला गया है, उसकी परिभाषा क्या है, तभी आप आगे इस अधिनियम को प्रॉपर समझ पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं। आपसे डायरेक्ट पेपर में ये अधिनियम कब बना ये भी पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 बना है और साथ ही साथ ये 1973 का एक्ट नंबर 24 है, ये भी याद रखिएगा। 1973 में एक्चुअल में ये अधिनियम ना संसद के द्वारा बनाया गया है। जो आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया था और संसद ने जब इस अधिनियम को बनाया तो हर राज्यों को यह निर्देश दिया कि इस अधिनियम को आप अपने अपने राज्यों में लागू करें। समझ आ रहा है? ये अधिनियम बनाया किसने था? कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 ये संसद ने बनाया और संसद ने आगे ये आदेश दिया सभी आपके जितने भी राज्य हैं, उस समय जितने भी राज्य थे, कि आप अपने अपने यहां इस मंडी को लागू करने के लिए, मंडी को आप बोल सकते हो मंडी में अच्छे से नियमों को लागू करने के लिए आप ये मंडी अधिनियम लागू करो। तो इसी के कारण हर राज्य ने 1972 में जितने भी राज्य थे हर राज्यों ने अपने यहां मंडी अधिनियम लागू किया और उसके आगे अपने नाम को लगा लिया। तो छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना, लेकिन मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ था, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए मध्य प्रदेश ने में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 बना। और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ ने भी अपने यहां ये अधिनियम को लागू किया। तो याद रखिएगा ये अधिनियम जो है ये संसद के द्वारा बनाया गया था और संसद ने इसके बाद इस अधिनियम की एक रूपरेखा तैयार करके राज्यों को यह पावर दी कि आप इस अधिनियम को आप अपने अनुरूप अपने यहां लागू कर सकते हैं, यानी कुछ चेंजेस के साथ। यानी इन्होंने क्या किया, संसद ने एक बेसिक क्राइटेरिया तय कर दिया कि इतनी चीजें आपके यहां मंडी नियम में होनी चाहिए, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि उस जो 1973 में संसद में एक्ट नंबर 24 के रूप में यह अधिनियमित हुआ था, तो यह नंबर भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और इसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू किया और जब छत्तीसगढ़ 2000 में बना तो छत्तीसगढ़ ने भी इस अधिनियम को अपने यहां लागू किया। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये आपको केवल पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये अधिनियम कब बना, 1972 में बना। सेकंड चीज, कौन सा एक्ट नंबर था, 24 था और 1973 में, यानी 1973 में ये 24वें नंबर का अधिनियम था या नियम था जिसको लागू किया गया, आप ये बोल सकते हो। अब देखते हैं कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी। तो इस अधिनियम को 18 अप्रैल 1973, यानी ये अधिनियम जब संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दी 18 अप्रैल 1973 को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दी थी 18 अप्रैल 1973 को। यह अधिनियम राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो यह अधिनियम 27 अप्रैल 1973 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। याद रखेंगे, यह अधिनियम 27 अप्रैल 1973 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और जिस दिन में यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ तब से लागू माना गया। क्लियर है? तो यहां पर संसद ने कानून बना के सभी राज्यों को यह बोला कि आप अपने इस तरीके के मंडी अधिनियम को लागू करें और हर राज्यों ने अपने अपने यहां मंडी अधिनियम को लागू किया। और किस दिन से लागू हुआ हर राज्य में मंडी अधिनियम, 27 अप्रैल 1973 से लागू हुआ। तो आपको यह डेट याद रखना है, राष्ट्रपति ने 18 अप्रैल 1973 को इसमें साइन किया था
और राजपत्र में 27 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। अब देखते हैं कि ये भारतीय गणराज्य के भारत गणराज्य कब बना? 1950 में। तो भारत के गणराज्य बनने के 23वें वर्ष में मध्य प्रदेश की विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि संसद ने क्या किया, संसद ने नियम बनाया, और संसद ने जो नियम बनाया उसी को हर राज्य को निर्देश दिया गया कि हर राज्य इसी नियम को फॉलो करते हुए इस बेसिक क्राइटेरिया के तहत अपने अपने यहां मंडी अधिनियम को लागू करे। तो मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? 1973 में लागू हुआ। तो 1973 में लागू हुआ, यानी ये अधिनियमित कब हो रहा है? 23वें वर्ष में हो रहा है। संसद ने भी 23वें वर्ष में किया भारत के गणराज्य बनने के, यानी 1950 के बाद 23वें वर्ष में, और मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी 23वें वर्ष में अधिनियमित किया। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने जो 23वें वर्ष में अधिनियमित किया उसी के अनुरूप हमको ये सब चीजें पढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ ने भी सेम मंडी अधिनियम को अपने यहां लागू किया था। इसी के लिए हमको यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक चीजें क्या है? बेसिक चीजें जो आपको समझने वाली चीजें हैं कि अधिनियम 1972 का है। अधिनियम राष्ट्रपति ने कब साइन किया? तो 18 अप्रैल 1973 को किया। दूसरी चीज, इस अधिनियम को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? 27 अप्रैल 1973 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि जो आपका ये मंडी अधिनियम है, ये भारत के गणराज्य बनने के कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो 23वें वर्ष में। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इतने लाइन से आपको सम अप निकालना है। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। अब आपको पता है कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो कौन से अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ अलग हुआ था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, वर्ष 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। किस अधिनियम के तहत हुई? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुई। अब देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सोचा कि जो मध्य प्रदेश का अधिनियम है, मंडी अधिनियम, वो ठीक है, उसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर कोई अधिनियम पहले से बना हुआ है किसी राज्य में और उस अधिनियम को अगर हमको अपने यहां लागू करना है बस नाम परिवर्तन के साथ, तो इसके लिए एक आदेश निकालना पड़ता है राज्य सरकार को, जिसको हम बोलते हैं विधियों का अनुकूलन आदेश। तो विधियों का अनुकूलन आदेश का मतलब क्या हुआ? यह समझिए कि मध्य प्रदेश जो था वो मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम 1972-73 से चल रहा है, यानी मध्य प्रदेश ने 1973 में जो मंडी अधिनियम था वो अपने यहां लागू कर दिया और समय समय पर उसमें संशोधन करते रहे। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सोचा कि जो ये विधि है मंडी अधिनियम की वो हमारे भी अनुकूल है, यानी हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कर लेते हैं, जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द लगा है वहां वहां मध्य प्रदेश शब्द के स्थान पर हम छत्तीसगढ़ शब्द को जोड़ देते हैं। तो इसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये माना कि जो ये विधि है वो हमारे अनुकूल है, हमारे अनुकूल है और हमको यही विधि को लागू करना है। तो इसी के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश निकाला और विधियों के अनुकूलन आदेश के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने यह मान लिया कि जो मध्य प्रदेश का जो आप मंडी अधिनियम था वो हमारे यहां भी अनुकूल है और हम इस अधिनियम को लागू करेंगे। तो वही यहां पर बोल रहा है 16 दिसंबर 2000 को राज्य सरकार द्वारा विधियों का अनुकूलन आदेश निकाला गया। कहां की राज्य सरकार? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने विधियों का अनुकूलन आदेश निकाला और इसके तहत 20 दिसंबर 2000 को यह राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यानी मध्य प्रदेश की जो से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ बना तो 16 दिसंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार ने एक विधियों का अनुकूलन आदेश जारी किया और इस विधियों के अनुकूलन आदेश में उन्होंने ये लिखा कि जो मंडी अधिनियम था मध्य प्रदेश का वो हमारे लिए भी अनुकूल है और हम इसी मंडी अधिनियम को हमारे यहां केवल नाम परिवर्तन करके लागू करना चाहते हैं, यानी मध्य प्रदेश के स्थान पर हम छत्तीसगढ़ लगाकर इस अधिनियम को लागू करना चाहते हैं। तो ये विधियों का अनुकूलन आदेश 16 दिसंबर 2000 को निकाला गया, आदेश दिया गया और ये आदेश राजपत्र में 20 दिसंबर 2000 को प्रकाशित हुआ। तो यहां पर इस आदेश में यह बोला गया कि ये आपको पता है कोई भी आदेश होता है वो पिछली डेट से भी लागू हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या बोला कि हम ये मंडी अधिनियम हमारे यहां तब से लागू करेंगे जब से हमारे यहां छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। यानी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। तो यानी ये आदेश को उन्होंने क्या निकाला? ये आदेश में उन्होंने ये लिखा
कि हम बैक डेट से इस अधिनियम को लागू करेंगे जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है। तो ये आदेश राजपत्र में 20 दिसंबर 2000 को प्रकाशित हो रहा है, लेकिन इस आदेश के अनुरूप ये अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब से लागू माना गया? 1 नवंबर 2000। तो अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 2000 से। याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में ये कृषि मंडी जो आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 लागू किया गया। अब आप खुद सोचिए, छत्तीसगढ़ 2000 में बना है लेकिन मंडी अधिनियम 1972 का है, तो छत्तीसगढ़ 1972 में तो नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश तो था। तो मध्य प्रदेश ने इस कृषि उपज मंडी अधिनियम को बनाया और छत्तीसगढ़ ने इसी कृषि उपज मंडी अधिनियम को लागू करते हुए 1 नवंबर 2000 से इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू कर दिया। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा विधियों का अनुकूलन आदेश 16 दिसंबर 2000 को निकाला गया और ये अधिनियम जो है ये आदेश कब राजपत्र में प्रकाशित हुआ? 20 दिसंबर 2000 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। और राजपत्र में क्या प्रकाशित किया गया कि ये आदेश या ये अधिनियम जो मंडी अधिनियम है छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 से लागू माना जाएगा। समझ आ गया? तो अगर आपसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 राज्य में कब से लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 2000 से। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा बेसिक चीज समझने की कोशिश करूं कि ये मंडी अधिनियम आखिर बनाया क्यों गया, यानी इस मंडी अधिनियम के बनाने के उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं कि आखिर ये मंडी अधिनियम कब बनाया गया। तो 1 नवंबर 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कोई भी अधिनियम के लागू करने के उद्देश्य क्या है, यहां से आपके लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि इस अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य क्या है, यानी ये अधिनियम लाने के उद्देश्य क्या है, तो क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज के क्रय विक्रय का अधिक अच्छा विनियमन करना। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेट करना। अब समझो कि ये मंडी अधिनियम से कैसे हम कृषि उपज का क्रय विक्रय को मैनेज कर सकते हैं या उसके रेगुलेट कर सकते हैं। अब सोचो, देखिए ये एक मंडी है, ठीक है, राज्य सरकार ने क्या किया, एक मंडी की स्थापना की। अब यहां पर 2 वर्ड आ रहा है क्रय विक्रय, तो किस तरीके से क्रय विक्रय होता है वो समझते हैं। देखिए ये एक मंडी है, अब कोई भी किसान जो है इस मंडी में अपनी कृषि उपज को बेचने जाएगा, यानी वो क्या करने जा रहा है, विक्रय करने जा रहा है, बेचने जा रहा है। विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचने जा रहा है। तो कोई एक मंडी है, उसमें कोई किसान क्या कर रहा है, अपनी उपज को क्या करने जा रहा है, जो भी उसकी कृषि उपज है उसको विक्रय करने जा रहा है, बेचने जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, इस मंडी में एक व्यापारी होगा। इस मंडी में अलग अलग व्यापारी होते हैं और ये सभी व्यापारी जो होते हैं ये लाइसेंस वाले व्यापारी होते हैं। लाइसेंस वाले व्यापारी, लाइसेंस कौन जारी करता है, तो लाइसेंस राज्य सरकार जारी करेगी, मंडी बोर्ड जारी करेगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहां पर एक किसान है, ये एक किसान है और ये किसान ने क्या किया, अपनी जो भी फसल को उत्पादन किया, जो भी कृषि उपज को उत्पादन किया, उस कृषि उपज को बेचने के लिए मंडी गया। अब मंडी में उससे कृषि उपज को खरीदेगा कौन, तो खरीदी करने के लिए वहां पर एक लाइसेंस वाले व्यापारी होते हैं। वो लाइसेंस वाले व्यापारी क्या करेंगे, किसानों की जो भी उपज है उसको खरीदेंगे। अब ये इतना सिंपल होता तो चीजें क्या होती, अगर मान लेते हैं इनकी खरीदी बिक्री में कोई नियम नहीं होगा तो क्या होगा, किसानों का शोषण हो सकता है। किसानों का शोषण कैसे होगा, क्योंकि जो व्यापारी रहेगा वो बोलेगा कि मैं इतने ही रेट में आपकी फसल खरीदूंगा, या मैं आपकी फसल जो है इससे कम रेट में मैं खरीदूंगा, मैं आपकी जो फसल बेचना है मैं उतनी फसल आपसे लूंगा नहीं, कुछ भी बोल सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, यहां पर नियम बना दिए गए हैं। इस मंडी में जो भी खरीदी बिक्री होगी उसके नियम होते हैं, और ये जितनी भी खरीदी बिक्री होगी ये गवर्नमेंट के अधिकारियों की निगरानी में होती है। यानी यहां पर मंडी में क्या होंगे, गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे। इस मंडी में कौन होंगे, गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे, और यही गवर्नमेंट के अधिकारी के सामने ही ये सभी क्रय विक्रय होगा। समझ रहे हो, यहां पर जो गवर्नमेंट के अधिकारी होंगे उन्हीं के सामने ये क्रय विक्रय होगा। तो यहां पर किसान अपनी फसलों को विक्रय करने आ रहे हैं, बेचने आ रहे हैं, और वो व्यापारी वहां से सामान को क्या कर रहा है, उस फसल को खरीद रहा है, यानी क्रय कर रहा है। खरीद रहा है यानी क्रय कर रहा है।
और ये क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया है वो आपके मंडी अधिनियम, जो इस अधिनियम में नियम बताए गए हैं उसके अनुरूप ये क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती है। इसी क्रय विक्रय की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ही ये अधिनियम लाया गया है। समझ आ रहा है? यानी ये अधिनियम क्या है, जो किसान फसल बेचने आ रहा है और जो व्यापारी फसल खरीदने आ रहा है, वो उसकी खरीदी बिक्री से संबंधित जो नियम होते हैं उस नियम के अनुरूप ही खरीदी बिक्री होती है, और वही नियम को इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। समझ आ रहा है? यानी यहां पर किसान और व्यापारी में जो फसलों का क्रय विक्रय हो रहा है वो गवर्नमेंट के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में, निगरानी में होगा, और गवर्नमेंट के अधिकारियों की निगरानी में होगा तो यहां पर किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। इसी के लिए यह प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। समझ आ रहा है? यहां पर जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको समझ आया? फटाफट बताइए कि यह अधिनियम आखिर लाया क्यों गया। यह सब चीज समझ आ रही है? ये अधिनियम लाने के क्या कारण है, ये सब चीज समझ आ रहा है? क्योंकि ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा कि मंडी अधिनियम क्यों लाया गया। क्योंकि वस्तुओं का जो किसान अपनी फसल बेचने आएगा और जो व्यापारी खरीदने आएगा, तो ये क्रय विक्रय की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। क्लियर है? तो वही चीज बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज के, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज के क्रय विक्रय का अधिक अच्छा विनियमन करने के लिए। यानी पहला उद्देश्य क्या है कि जो खरीद बिक्री होगी उसको प्रॉपर विनियमित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। सेकंड उद्देश्य क्या है? कृषि उपज संबंधित मंडियों की स्थापना एवं उसके उचित प्रशासन के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम लाया गया है। क्योंकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के द्वारा मंडी स्थापित की जाती है और उसी मंडी में किसान अपनी फसल बेचने आता है और उसी मंडी में व्यापारी जो रहता है वो फसल को खरीदने आता है। तो ये सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए अधिनियम लाया गया है। तो वही सब चीज यहां पे बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज के क्रय विक्रय का अधिक अच्छा विनियमन करने के लिए तथा कृषि उपज संबंधित मंडियों की स्थापना करने के लिए एवं उसके उचित प्रशासन, यानी वहां पर क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, यानी जो मंडी बनेगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, वहां पे उसका प्रशासनिक काम अच्छे से हो, वहां पे उचित प्रशासन हो, अच्छे तरीके से रेगुलेट हो वो मंडी, उसी के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो आपसे क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम को लाने के उद्देश्य क्या है, यानी इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। तो पहला, क्रय विक्रय की प्रक्रिया को क्या करना, विनियमित करना। सेकंड क्या है, कृषि मंडियों की स्थापना करना। और तीसरा, मंडियों का प्रशासन को बेहतर नियंत्रित करने के लिए यहां पर यह अधिनियम लाया गया है। तो ये तीन उद्देश्य मेन है आपके कृषि उपज मंडी अधिनियम के। क्लियर है? फटाफट बताएंगे कि अगर आप यहां पर अपना पार्टिसिपेट रखेंगे, आपको चीजें समझ आ रही होंगी, तभी हम यहां पर बेहतर आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो अपनी जो आप जितने भी लोग यहां पर अभी हो, अपने व्यू बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है, तभी हम उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम है, इस मंडी अधिनियम के तहत टोटल अध्याय जो है वो 14 है। यानी आपको कृषि उपज मंडी अधिनियम में टोटल 14 अध्याय को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत टोटल 82 धाराओं को आपको पढ़ना है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो 14 अध्याय। कितनी धारा है? 82 धारा। इसके अलावा अनुसूची भी है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? तो यहां तक आपका हो गया बेसिक चीजें, यानी ये अधिनियम कब आया, क्यों आया, इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, ये सब बेसिक चीजें यहां पर हमने कवर कर लिया। अब यहां से हमारा एक्चुअल अधिनियम स्टार्ट होगा और इस अधिनियम में जो टोटल 14 अध्याय हैं उसमें से हम फर्स्ट अध्याय को आज पढ़ेंगे। यानी इस 14 अध्याय में, आज की क्लास में हम इस 14 अध्याय में से फर्स्ट अध्याय को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर है अध्याय 1। अब अध्याय 1 क्या है? तो अध्याय 1 है, किसी भी अधिनियम में आप कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे, किसी भी अधिनियम का जो पहला अध्याय होता है वो हमेशा प्रारंभिक होता है। यानी उसमें आपको अधिनियम की बेसिक जानकारी दी जाती कि अधिनियम कब पारित हुआ, अधिनियम कब लागू हुआ, ये सब चीज बेसिक, कहां पे किस क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू किया गया है, उस अधिनियम में जितने शब्दों का प्रयोग होगा उन शब्दों का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है, वो सब अध्याय 1 में बताया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे अध्याय 1 प्रारंभिक,
इस अध्याय 1 में दो धारा आती है, धारा नंबर 1 और 2। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अध्याय 1 में दो धाराएं आती हैं, धारा 1 और धारा 2। अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रारंभिक है। अब देखते हैं यहां पर धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अब संक्षिप्त नाम क्या है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है। यानी इस अधिनियम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। ये अधिनियम कहां लागू है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। ये अधिनियम कहां पे लागू है अगर आपसे पूछा जाए तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। और तीसरी चीज, यह ऐसी दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यानी यह अधिनियम कब से लागू होगा? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके क्या बोला कि यह अधिनियम 1 नवंबर 2000 से लागू होगा। यह अधिनियम कब से लागू होगा? 1 नवंबर 2000 से। यानी यह अधिनियम कब से लागू है आपसे पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000 से लागू है। तो यह हो गया आपका धारा नंबर 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सम मिलेगा, पहले आप इसमें ध्यान दीजिए, नोट्स और सम मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखें मैं आपको केवल यह सलाह दूंगा कि आप जितनी भी चीजें क्लास में हो रही है आपको पीडीएफ नोट सबको मिलेगा, लेकिन आपके लिए बेहतर यह है कि आप उसको नोट डाउन करें। कारण यह है कि अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको चीजें याद होगी। पीडीएफ में पढ़ने से चीजें याद नहीं होती। आज के डेट में सब बच्चे जो हैं वो पीडीएफ करते हैं, लेकिन पीडीएफ से आपको हम उसके लिए आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ दे रहे हैं। लेकिन चीजें, मकसद यह है कि आपको चीजें याद हो। आपको याद चीजें तभी होगी जब आप उसको नोट डाउन करोगे, और नोट डाउन करोगे अपनी भाषा में नोट डाउन करोगे। ये तो अधिनियम की भाषा है, आप उसको अपनी भाषा में लिखोगे तो आप उतने अच्छे तरीके से आप उसको याद रख पाओगे। ये चीजों को याद रखना तभी पॉसिबल है जब आप उसको अपनी भाषा में लिखकर याद करोगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने नोट्स बनाओ। मैं आपको नोट्स तो पीडीएफ आपको मिल ही रहे, लेकिन तब भी मैं यही सलाह दूंगा आप अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको चीजें याद हो, रिकॉग्नाइज हो। जो चीज आप लिखोगे वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। चलिए, अब ये आपका हो गया धारा नंबर 1, संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, लागू पूरे छत्तीसगढ़ में है। और कब से लागू हुआ है? 1 नवंबर 2000 से लागू हुआ है। चलिए अगला देखते हैं अब धारा नंबर 2, और यही आपके पूरे अधिनियम की जान है। यानी ये धारा अगर आपको समझ आ रही है, ये परिभाषाएं आपको समझ आ रही है, तभी आपको ये अधिनियम आगे समझ आएगा। क्लियर है? यानी जो अधिनियम में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों को क्या मतलब है उसका ये धारा में बताया जाता है। तो धारा नंबर 2 है परिभाषा। याद रखिएगा, धारा नंबर 2 है परिभाषा। अब यहां पर जितनी भी परिभाषा है, ये मेरी गारंटी आपके 2 से 3 क्वेश्चन केवल धारा नंबर 2 से आपसे पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपका धारा नंबर 2 से रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक यही परिभाषा मानी जाएगी। सबसे पहली परिभाषा है कृषि उपज की परिभाषा, और ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। यानी ये आपको मैं ये बोल सकता हूं लगभग 99% ये परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। कृषि उपज के अंतर्गत हम किसको किसको मानते हैं? तो इस अधिनियम में जहां जहां कृषि उपज शब्द का प्रयोग होगा तो कृषि उपज का मतलब यहां पर है कृषि फसलों से, यानी आपकी जो भी कृषि खाद्यान्न फसलें होती, दलहन फसलें होती हैं, वो सब कृषि फसलें आपकी इसके अंतर्गत आएगी, कृषि उपज के अंतर्गत। इसके अलावा उद्यान कृषि का मतलब उद्यानिकी फसलें, जो उद्यानिकी फसलें होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आएगी। आपकी सब्जी हो गई, ठीक है, सब्जी, औषधि, ये सब उद्यानिकी फसलें हैं, वो उद्यानिकी फसलें भी इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा पशुपालन यानी जो पशुओं से उत्पाद होता है, पशुपालन कर रहे हैं, मान लेते हैं आप पशुपालन कर रहे हैं और वहां पशुपालन के तहत आप क्या कर रहे हैं? दूध उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो दूध उत्पादन कर रहे हो तो वो भी आपका कृषि उपज के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि हम जब कृषि क्षेत्र पढ़ते हैं तो कृषि क्षेत्र में हम पढ़ते हैं ना, कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, मत्स्य पालन आएगा, वनों से संबंधित चीजें आएंगी, तो वही सब चीज याद रखना है। तो कृषि इसके अंतर्गत उद्यानिकी कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और वन संबंधी समस्त उत्पाद इसके अंतर्गत आएंगे जो इस अधिनियम की अनुसूची में बताए गए हैं।
यानी ऐसी ऐसी फसलें या ऐसे ऐसे उत्पाद जो इस अधिनियम की अनुसूची में बताए गए हैं, वो सभी उत्पाद इनके अंतर्गत आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो उत्पाद है वो इनसे ही संबंधित होंगे। जैसे कृषि में अब मान लेते हैं टमाटर की खरीदी मंडी में होती है, तो टमाटर अनुसूची में लिखा होगा, यानी आप ये बोल सकते हो कि किसी मंडी में क्या क्या कृषि उपज को बेचा जा सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी अनुसूची में पहली बताई हुई है कि इस मंडी में ये चीजों की ही बिक्री होगी। तो वो चीजों की बिक्री, कौन कौन सी चीजों की बिक्री होगी, तो इनसे संबंधित चीजों की बिक्री ही मंडी में होगी। और वो कौन कौन सी चीजें होंगी वो भी आपको अनुसूची में बताकर दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा पेपर में कि कृषि उपज के अंतर्गत क्या आता है, तो कृषि उपज के अंतर्गत कृषि आता है, यानी कृषि फसलें कोई भी आपकी फसल हो। सेकंड नंबर उद्यानिकी कृषि, यानी उद्यानिकी फसलें आपकी जो भी हो, सब्जी हो, फूल हो, फल हो, ये सब उद्यानिकी फसलें होती हैं। इसके अलावा पशुपालन, पशुपालन से संबंधित जो भी उत्पाद हो वो आएगा। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन करने से शहद का निर्माण होता है, वो शहद का जो बिक्री, शहद की जो बिक्री है वो भी मंडी में हो सकती है, तो कृषि उत्पाद में मधुमक्खी पालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। इसके अलावा वन संबंधित उत्पादन भी जितने होते हैं वो भी आपका कृषि उपज के अंतर्गत आता है। तो आप फटाफट अपनी कॉपी निकालें, कॉपी में लिखें कृषि उपज और एरो करके फ्लो चार्ट में वहां पर लिख दे कि कृषि उपज के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और वन संबंधित उत्पाद कृषि उपज के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे इसको लिखना कॉपी में, जैसे यहां पर अगर आप लिख देते हैं कृषि उपज, ठीक है, कृषि उपज लिख ले रहे हो, तो कृषि उपज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसको ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख लो, ताकि आपको पेपर में जाते समय केवल उस फ्लो चार्ट में नजर मारो, ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड परिभाषा है यहां पर कृषक। आपकी सेकंड परिभाषा यहां पर कृषक, कृषक का मतलब किसान, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक किसको बोला जाएगा। कृषि उपज हमको पता चल गया कि कृषि उपज में कृषि, उद्यान की फसलें, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब होता है, लेकिन कृषक किसे कहा जाएगा, तो वो जो कृषि उपज से संबंधित काम करेगा उसको कृषक बोलेंगे। तो यहां पर कृषक की परिभाषा क्या दी है, कृषक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति एवं उसका परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जिनकी आजीविका का साधन यानी उनका जीवन यापन जो हो रहा है वो पूर्ण रूप से कृषि उपज पर ही आधारित है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देना चाह रहा हूं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो उसके खेत है उसका और वो टमाटर की फसल लगाता है, ठीक है, समझ लीजिए एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसका खेत है और वहां पे वो टमाटर की फसल लगा रहा है, तो उसकी कमाई टमाटर के, जो टमाटर की फसल लगा रहा है टमाटर की फसल बेचेगा उसकी कमाई होगी। अगर यही आदमी, मान लेते हैं यही आदमी अपने घर में एक राशन दुकान खोला हुआ है, मान लेते हैं यही आदमी अपने घर में एक राशन दुकान खोला हुआ है और ये वहां पर शाम को जाके अपना सुबेरे कृषि कर रहा है, शाम को उस राशन दुकान में बैठ के अपना राशन सामान बेच रहा है, तो इसकी आजीविका जो है वो पूर्ण रूप से कृषि में निर्भर नहीं है, इसकी आजीविका राशन दुकान पर भी निर्भर है। तो ऐसे व्यक्ति को कृषक नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, कृषक उसी को माना जाएगा जो केवल और केवल कृषि उपज की उत्पादन से संबंधित काम में लगा हुआ है और उसकी आजीविका पूर्ण रूप से उसी कृषि उपज के उत्पादन पर निर्भर है। तो वही यहां पर बोल रहा है ऐसा व्यक्ति या उसका परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित है, यानी उसका परिवार कृषि के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है, वो और उसका परिवार पूर्ण रूप से कृषि का ही काम कर रहा है और उसी के ऊपर उस कृषि से जो उसकी कमाई होती है उसी से उसका जीवन यापन होता है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, तभी उसको क्या माना जाएगा, कृषक माना जाएगा। यानी अगर वो कृषि के साथ कोई अन्य काम में लगा हुआ है, जैसे राशन दुकान खोल के बैठा है या कोई दूसरा काम कर रहा है, क्योंकि उसकी आजीविका 2-3 चीजों में बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि वो राशन दुकान खोलेगा तो वहां से भी पैसा कमाएगा। तो अगर वो व्यक्ति वहां से भी पैसा कमा रहा है तो उसको कृषक नहीं माना जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो याद रखना कि अगर ऐसा व्यक्ति एवं उसका परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो, उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को किसान कहा जाएगा, कृषक कहा जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, कृषक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति एवं उसका परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिए
जो अपने स्वयं के लिए अपने स्वयं के श्रम द्वारा या अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा या अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य को जो ऊपर उपखंड 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर जो कि नगद या वस्तु के रूप में देय होती है बोध करता है। देखिए अब इसको आप सरल भाषा में समझिए क्या लिखा है। देखिए मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास उसका एक खेत था, ठीक, एक व्यक्ति का खेत था। इस खेत में वो व्यक्ति जो है वो स्वयं जाकर फसल उगा रहा है। एक व्यक्ति है जिसका खेत है, वो स्वयं इस अपने खेत में जाकर फसल उगा रहा है, या इस व्यक्ति का जो पति पत्नी है, या हो सकता है कि वो लेडीज हो तो उसका जो पति होगा, जेंट्स हो तो उसकी जो पत्नी होगी, वो भी वहां पर जाकर काम कर रही है। यानी वो खुद भी जा रहा है या उसके अलावा उसके पति पत्नी यहां पर जो भी है वो यहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन, या वो इस खेत को भाड़े में दे दिया है, वो इस खेत को क्या किया, भाड़े में दे दिया है, और भाड़े में देने के बाद क्या हुआ है कि वो व्यक्ति जिसको भाड़े में दिया है वो वहां पे आकर काम कर रहा है, लेकिन उस पर भी निगरानी कौन रख रहा है, उस पर भी निगरानी यही व्यक्ति रख रहा है जिसका खेत है। फिर से बोल रहा हूं, मान लेते हैं यहां पर कि एक खेत है, इस खेत में वो व्यक्ति खुद काम करने जा रहा है जिसका वो खेत है, या उस व्यक्ति के जो पति पत्नी जो भी है वो इस खेत में काम करने जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन, इस खेत को उसने क्या दिया है, यहां पर नौकरी में किसी को भाड़े में कृषि मजदूरों को रखा है। कृषि मजदूर यहां पर भाड़े में काम करने के लिए आ रहे हैं और उसकी निगरानी कौन कर रहा है, वही व्यक्ति कर रहा है जो यहां पर जिसका खेत है। और वो जो यहां पर काम करने के लिए कृषि मजदूर आ रहे हैं उनको नगद या किसी वस्तु में कोई कुछ भुगतान कर रहा है। यानी जो यहां पर कृषि मजदूर काम करने आ रहे हैं उनका वेतन या तो वो व्यक्ति नगद दे रहा है या कुछ वस्तु के रूप में दे रहा है, लेकिन वो फसल के रूप में उसको भुगतान नहीं कर सकता। याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर वो कृषि करने आ रहे हैं और यहां पर जो फसल उग रही है उसी फसल को यहां पर उसको दे रहा है भुगतान स्वरूप, यानी उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है, केवल फसल दे रहा है। तो इसको आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जब यहां पर काम करने आएगा उसको वेतन जो है या तो नगद मिलेगा या तो वस्तु के रूप में मिलेगा, लेकिन वो वस्तु ये कृषि फसल नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई वस्तु हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो उसको कृषक माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, कृषक के लिए 3 क्राइटेरिया है, या तो वो अपने खेत में खुद काम करे, या उसका रिलेटिव जो है पति पत्नी वो वहां पर काम करे, या तीसरी कंडीशन ये है कि उसका जो खेत है उस खेत में वो कृषि मजदूरों को काम करने के लिए बुलाए और कृषि मजदूरों को जो भी वो काम करेंगे उसकी निगरानी वो खुद करे या उसका कोई परिवार का मेंबर करे, कोई रिलेटिव उसकी निगरानी करे, और यहां पर उसको काम करने के बदले वेतन जो है वो नगद के रूप में या वस्तु के रूप में दे। लेकिन वो वस्तु जो है वो कोई कृषि उपज नहीं हो सकती, यानी वो जो फसल उगा रहा है वही वो वस्तु नहीं हो सकती। तो अगर उसको वो ऐसा भुगतान कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कृषक माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखना क्या लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति एवं उसके परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्ण रूप से कृषि उपज पर ही आधारित है और जो अपने स्वयं के लिए अपने स्वयं के श्रम द्वारा, अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम के द्वारा या अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुंब के किसी ऐसे सदस्य को जो ऊपर उपखंडों में क्या बताया गया, पति या उसकी पत्नी में विनिर्दिष्ट है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर जो कि नगद या वस्तु के रूप में दे हो किंतु फसल के अंश के रूप में दे ना हो, रखे गए नौकरों द्वारा खेती करता हो, रखे गए नौकरों के द्वारा क्या करता हो, खेती करता हो, तो इसको क्या माना जाएगा, कृषक माना जाएगा। यानी कृषक किसको बोलेंगे, तो सिंपल सी अगर मैं आपको भाषा में बताऊं कि किसान किसको बोलेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, कृषक किसको बोलेंगे, पहला जो अपने स्वयं जिसकी आजीविका का पूर्ण रूप से कृषि उपज पर आधारित हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार जिसकी आजीविका पूर्ण रूप से कृषि फसलों या कृषि उपज पर आधारित हो। दूसरी कंडीशन क्या है, वो उसका जो खेत होगा उसमें वो खुद वहां पे जाकर खेती करे। दूसरा, उसके रिलेटिव पति पत्नी वहां पर जाकर खेती करे। तीसरा, उस खेत को वो भाड़े में दे, मतलब किसानों को, कृषि मजदूरों को भाड़े में बुलाए, वहां पर उनसे कृषि करवाए और उसके बदले उनको जो है भुगतान करे, चाहे वो नगद के रूप में करे या वस्तु के रूप में करे, तो ऐसे व्यक्ति को कृषक माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। किसान किसको माना जाएगा, जो खुद खेती करे या उसका परिवार का कोई रिलेटिव पति पत्नी खेती करे या कृषि मजदूरों को बुलाकर वहां पर खेती करवाए।
लेकिन उस कृषि मजदूरों को जो पर्यवेक्षण में निगरानी, किसके निगरानी में खेती होनी चाहिए, उसके खुद के या उसके परिवार के कुटुंब के कोई सदस्य जो पति पत्नी है उसकी निगरानी में। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करवा रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कृषक। समझ आ गया? तो आपसे कृषक की परिभाषा पेपर में पूछी जा सकती है। क्लियर है यहां तक? पूर्णिमा जी 20 दिसंबर 2000 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बताया कि 20 दिसंबर 2000 को वो अधिनियम के लिए आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अधिनियम कब से लागू हुआ, तो बैक डेट से कोई भी अधिनियम लागू किया जा सकता है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उसी पावर का प्रयोग करते हुए विधियों के अनुकूलन आदेश के तहत उसमें आदेश में यह निकाला कि यह अधिनियम 1 नवंबर 2000 से लागू होगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि यह अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2000 से लागू हुआ। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है वहां पर। हाँ, पूछ सकता है। अरे परिभाषा में जो लिखा है केवल उतना पढ़िए। अब वो ठेके में दे देता है, वो परिभाषा में नहीं लिखा है, तो हम अपना उतना दिमाग क्यों दौड़ाए? आप खुद सोचिए, जब परिभाषा में ही नहीं लिखा है कि वो ठेके में देगा तो मैं क्यों दिमाग दौड़ा के उसको और आपके में अंदर कंफ्यूजन डालूं? आपके जो परिभाषा में लिखा है केवल आप उतना पढ़िए ना, उसको एक्स्ट्रा चीजें आपको अपना दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजों में जब आप दिमाग लगाओगे ना तो अधिनियम के तहत वह है या नहीं, क्योंकि पेपर में तो आपको केवल वही लेगा जो अधिनियम के शब्दों में लिखा हुआ है। तो आप केवल अपना दिमाग उसी में लगाइए जो अधिनियम के शब्दों में लिखा हुआ है। उसके अलावा रहेगा कि नहीं वो पेपर में नहीं आएगा। पेपर में केवल इतना आएगा जो अधिनियम में लिखा हुआ है। आप केवल इतना पढ़िए उसको। चलिए अब देखते हैं यहां पर। अब यहां पर कुछ शब्द और लिखे हुए थे। अब यहां पर एक चीज और लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। किंतु अब कृषक के अंतर्गत किसको किसको नहीं माना जाएगा वो भी लिखा है, यानी किसको किसको किसान नहीं माना जाएगा वो लिखा हुआ, उसको देखते हैं। किंतु इसके अंतर्गत कृषि उपज का कोई व्यापारी, आड़तिया, आड़तिया का मतलब कमीशन एजेंट, जो कमीशन लेकर जब आप मंडी पढ़ेंगे ना अभी, तो मंडी में देखना पढ़ेंगे कि एक एजेंट होंगे। एजेंट क्या करते हैं, जब कोई भी व्यापारी, जो कोई भी किसान जब फसल बेचने आता है तो एजेंट के पास ही वो सबसे पहले जाता है और एजेंट उसको व्यापारी तक बेचता है। यानी जो किसान जाएगा वो अपनी फसल एजेंट को देगा, एजेंट उसकी फसल की बोली लगवाएगा और बोली लगवा के व्यापारी को वो फसल भेजेगा, और इसी बीच एजेंट अपना क्या कर लेगा, कमीशन काटेगा। तो इसी, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कमीशन एजेंट है यानी अड़तिया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी किसान नहीं माना जाएगा। अगला प्रसंस्करणकर्ता। प्रसंस्करणकर्ता का मतलब प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो किसान ने टमाटर उगाया, उस टमाटर का प्रयोग करके वो व्यक्ति ने क्या किया, आप बोल सकते हो कि उसने सॉस बनाई। तो क्योंकि वो टमाटर तो नहीं उगा रहा है, उसने क्या किया, केवल टमाटर का प्रोसेस करके सॉस बना दी, तो ऐसे व्यक्ति को कृषक नहीं माना जाएगा। अगला देखिए दलाल, यानी जो ब्रोकर होते हैं उनको भी यहां पर किसान नहीं माना जाएगा। तुलैया, तुलैया का मतलब जो वहां पर आपकी, जब आप अपनी फसल बेचने जाएगा किसान, तो फसल का जो तौलते हैं, वजन करते हैं, तुलैया उसको बोलते हैं, जो वजन करते हैं फसलों का। तो जो तुलैया होते हैं उसको भी आपका किसान या कृषक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हमाल। हमाल का क्या काम होता है, हमाल का काम जो फसलों को, अगर जैसे कोई किसान बेचने जाएगा तो उसकी जो गाड़ी से, उसकी किसान की गाड़ी से उसके जो भी अनाज बेचने के लिए लाया है उसको उतारेगा और वजन में रखेगा। वजन में रखने के बाद जब व्यापारी सामान को खरीद लेगा, इस कृषि को, फसलों को, तो उसकी गाड़ी में उस सामान को रखेगा। यानी जो उस सामान को ढोता है, यानी या तो गाड़ियों से उतारेगा, वजन करवाएगा, वजन करवाने के बाद व्यापारी की गाड़ी में रखवाएगा, या तो वहां पर, इसको क्या बोलते हैं जो ये करते हैं, इसी को हमाल बोलते हैं। तो जो हमाल है उसको भी किसान नहीं माना जाएगा, क्योंकि आगे क्या लिखा है, भले ही ऐसा व्यापारी, आड़तिया, प्रसंस्करण करता, दलाल, तुलैया या हमाल कृषि उपज के उत्पादन में भी क्यों ना लगा हो। क्योंकि मैंने बताया कि ये कृषि उपज के उत्पादन में भी एक व्यक्ति क्यों ना लगा हो, लेकिन क्योंकि ये दो काम कर रहे हैं। दो काम क्या कर रहे हैं, पहले वो, अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति जो है किसान है, वो किसान है, वो अपनी फसल भी उगा कर ला रहा है और फसल उगाकर वहीं पर वो तोलने के लिए भी रख रहा है, तोलने के बाद उसको उठाकर व्यापारी की गाड़ी में भी रख रहा है। तो उसको तोलने और व्यापारी की गाड़ी में रखने का पैसा मिलता है, वो फ्री में नहीं होता, वो पैसा दिया जाता है, क्योंकि वो उससे भी फिर पैसा कमा लेगा, उससे भी आजीविका कमा लेगा।
तो उसको किसान की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी के लिए जब भी आप मंडी में जाएंगे तो मंडी में आपको तुलैया, हमाल बहुत सारी संख्या में मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर पहले से अधिकृत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, किसान की परिभाषा में दो तीन चीजें आपको हमेशा याद रखना है। पहला, उसकी आजीविका पूर्ण रूप से कृषि फसलों पर, कृषि उपज पर आधारित हो। दूसरा, वो खुद कृषि करे या अपने कुटुंब के सदस्यों से कृषि करवाए, या वो अपने बोल सकते हो कि खेती को अपने जो उसकी भूमि है, खेती भूमि, कृषि भूमि, उसको भाड़े में किसानों को बुलाए और वहां पे खेती करवाए। इन सबको कृषक माना जाएगा। याद रखिएगा, जो हमाल या अड़तिया या तुलैया ये सब होते हैं, भले ही वो कृषि उत्पादन का भी क्यों ना काम कर ले, इनको लेकिन किसान नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा आजीविका में लगे हैं। उनकी आजीविका पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर नहीं होगी, इसी के लिए यहां पर इनको आप कृषक नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा यहां पर परिवार की परिभाषा। परिवार, इस अधिनियम के अंतर्गत परिवार या कुटुंब किसको बोला जाएगा? तो क्या लिखा है? परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति तथा उसका, उसकी पत्नी या उसका पति जैसी भी स्थिति हो। यानी अगर वो व्यक्ति मेल है तो उसकी पत्नी, अगर वो व्यक्ति फीमेल, मतलब वो फीमेल है तो उसका पति, उसको क्या है? परिवार में माना जाएगा। इसके अलावा उसके बच्चे, उसके पिता, माता, बहन और साथ ही साथ भाई, ये सब जो उस पर आश्रित है, यानी उस व्यक्ति पर आश्रित है जो यहां पर, जिसको परिवार मान लेते, किसान है तो किसान है, वो अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है? फसल बो रहा है, वही घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। तो ये सब, क्योंकि बाकी लोग कोई कमा नहीं रहे हैं, तो ये सब उसके आश्रित हो गए। लेकिन ये सब इसके कमाने वाले होंगे तो ये उस पर आश्रित नहीं है, तो उसके परिवार में नहीं माना जाएगा। तो उसके परिवार में, याद रखिएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यहां पर उसके साथ कमा नहीं रहा, यानी वो उसके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित है, उसी को परिवार के सदस्य में गिना जाएगा। अगर उनकी कमाई का साधन कुछ और है तो उसको परिवार के सदस्य में नहीं माना जाएगा। अगर मान लेते हैं पिता जो है उसका, वो अलग से उसका कोई बिजनेस है या अलग से कोई काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उसके पिता अलग से काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर आश्रित नहीं है, तो पिता को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, जो इसके ऊपर आश्रित होंगे, जो व्यक्ति वहां पर जाएगा जो इसी पर्टिकुलर इसके ऊपर आश्रित है, उसी को परिवार में गिना जाएगा। तो परिवार से आपसे पेपर में पूछा जाएगा, परिवार से क्या मतलब है? तो आपसे केवल इतना आपको बताना है, परिवार में उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी या पति या उसके बच्चे, माता पिता, बहन भाई, ये सभी जो है जो उसके ऊपर आश्रित हो और उसके साथ निवास कर रहे हो, वो सभी इसके यहां पर परिवार में गिने जाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहली चीज है परिवार में उन सभी को गिना जाएगा जो उस व्यक्ति पर आश्रित होगा, और दूसरी चीजें वो उसके साथ रहने वाला भी होना चाहिए, यानी वो उन लोग का घर एक ही होना चाहिए, एक ही घर में वो रह रहे हो, जो उसी के साथ निवास कर रहे हो उसी को परिवार के सदस्य में गिना जाएगा। तो परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चा जो उसके ऊपर आश्रित हो और उसके साथ रह रहे हो। अगर माता पिता अलग रह रहे हैं और उसके साथ केवल उसकी पत्नी रह रही है तो वो उसके ऊपर आश्रित हुई, तो पत्नी उसकी क्या होगी? पत्नी और उसके बच्चे वो उसके परिवार में आएंगे। अगर माता पिता भी साथ में रह रहे हैं तो माता पिता भी उसके परिवार में शामिल किए जा सकते हैं, ये बस आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या पेपर में पूछेगा, परिवार की परिभाषा में क्या क्या आता है? तो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन जो उसके ऊपर आश्रित और उसके साथ निवास कर रहे हो वो उसका परिवार होगा। अगला देखते हैं परख प्रयोगशाला। अब ये परख प्रयोगशाला क्या है? प्रयोगशाला यानी लैब। क्या चीज का लैब है? तो अगर आप ये देखें कि अगर कोई किसान फसल लेकर अपना मंडी आ रहा है तो उसकी फसल की ग्रेडिंग की जाएगी, उसकी जांच होती है। हम इसको पढ़ेंगे कि जब यहां पर कोई किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आता है तो उसमें क्या होता है, अगर किसी उसकी उपज की ग्रेडिंग पता करनी रहती, श्रेणीकरण पता करना रहता है कि वो जो फसल है वो अच्छी भी है कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए वहां पर एक परख प्रयोगशाला होती है। वो प्रयोगशाला में उसकी फसल की जांच की जाती है। तो परख प्रयोगशाला और कुछ नहीं, यहां पर आपको नाम से स्पष्ट है परख। तो किस चीज को परखना है? उसकी फसल को परखना है। प्रयोगशाला कहां पे परखना है? उसकी प्रयोगशाला में परखना है, लैब में परखना है। तो यहां पर क्या लिखा है? परख प्रयोगशाला से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाना या किन्हीं अन्य मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित की गई प्रयोगशाला, जैसा कि नियम, उपविधि या दिशा निर्देश में विहित हो। यानी यहां पर किसी भी जो फसलों को यहां पर लाया जाएगा उसकी ग्रेडिंग करने के लिए या उसकी गुणवत्ता क्या है वो मानक पहले से तय होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं धान का ग्रेड ए,
और एक होता है सामान्य धान, तो दोनों के रेट में अंतर होता है कि नहीं? तो वही ग्रेडिंग कहां पे की जाती है? वही ग्रेडिंग उसकी कि वो धान ग्रेड ए का धान है या उसका नॉर्मल धान है, ये सब ग्रेडिंग करने के लिए परख प्रयोगशाला होती है और मानक पहले से तय होते हैं, उस मानकों के अनुरूप यहां पर क्या किया जाता है? फसलों की ग्रेडिंग की जाती है। तो परख प्रयोगशाला और कुछ नहीं है, परख प्रयोगशाला में फसलों की जांच होती है, बस इतना आप ये समझ लीजिए। आगे देखते हैं, यहां पर अगली परिभाषा है बोर्ड की परिभाषा। अगली परिभाषा यहां पर बोर्ड की परिभाषा। अब ये बोर्ड किसको बोला गया है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड को यहां पर बोर्ड बोला गया है। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई और इसी कृषि विपणन बोर्ड को ही यहां पर बोर्ड बोला गया। समझ आ गया? यानी इस अधिनियम में जहां जहां बोर्ड शब्द का प्रयोग होगा उसका मतलब है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। समझ आ गया? आगे देखते हैं, आगे लिखा है विनियम। विनियम का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन। तो रेगुलेशन जो है उसमें क्या बताया गया है? विनियम का मतलब है धारा 81 क के अंतर्गत बोर्ड के द्वारा बनाया गया विनियम। यानी आप ये बोल सकते हो कि कौन सा बोर्ड? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसी को इस अधिनियम के अंतर्गत विनियम बोला गया। पेपर में आने की कोई संभावना नहीं है, ना तो ये आपसे पूछेगा कि बोर्ड का मतलब क्या है, ना ये पूछेगा, लेकिन क्योंकि हमारे अधिनियम में ये सब वर्ड का यूज होगा इसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी पेपर में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि विनियम का मतलब क्या होता है, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि इस अधिनियम में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा तो उसका मतलब क्या है वो यहां पर समझने के लिए ये पढ़ रहे हैं। अब ये आपके पेपर में आ सकता है कलेक्टर की परिभाषा। कलेक्टर क्या है? जिले का कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब जिले का कलेक्टर, और साथ ही साथ कलेक्टर की परिभाषा के अंतर्गत अपर कलेक्टर भी आता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कलेक्टर की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आपको ऑप्शन कैसे देगा? देखिए आपको ऑप्शन देगा कलेक्टर की परिभाषा में क्या क्या आता है, तो कलेक्टर आता है, इसके अलावा अपर कलेक्टर आता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अतिरिक्त कलेक्टर होता है, ज्वाइंट कलेक्टर होता है, ये सब भी होता है। आपको ऑप्शन बना के दे देगा कलेक्टर की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो आपको बताना पड़ेगा कलेक्टर की परिभाषा में केवल दो लोग आते हैं, कलेक्टर और अपर कलेक्टर। इसके अलावा जो आपके अलग अलग कलेक्टर होते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर या आपके अलग जो और ज्वाइंट कलेक्टर, ये सब होते हैं, वो कलेक्टर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। केवल कलेक्टर और अपर कलेक्टर जो होते हैं ये आपके कलेक्टर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हम देखते हैं, अगली परिभाषा यहां पर संचालक की परिभाषा। संचालक, तो संचालक क्या है? संचालक से अभिप्रेत है संचालक कृषि विपणन या कोई ऐसा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के नियमों के बंदों के अधीन संचालक कृषि विपणन की ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया जो व्यक्ति जो कृषि विपणन से संबंधित चीजों को नियंत्रित करेगा उसी को संचालक बोला गया है। तो ये भी आपके पेपर में नहीं आएगा कि संचालक किसको बोला जाता है, ये आ सकता है कि संचालक की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। बस आपको इतना याद रखना है, संचालक की नियुक्ति, संचालक का मतलब क्या है कि वो वहां पर जो कृषि विपणन यानी मार्केटिंग की जो क्रिया होगी उसको नियंत्रित करेगा, संचालित करेगा। तो संचालक की नियुक्ति कौन करता है, आपसे पेपर में पूछा जाए तो संचालक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर एक वर्ड है अभिकर्ता। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। अभिकर्ता का मतलब क्या होता है? एजेंट होता है। अब देखिए अभिकर्ता की परिभाषा आप कैसे समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में अभिकर्ता की परिभाषा समझाऊं तो अभिकर्ता की परिभाषा देखिए, मान लेते हैं ये आपकी कृषि मंडी है, ठीक, ये आपकी कृषि मंडी है, यहां से आपका किसान आ रहा है अपनी फसल बेचने के लिए कृषि मंडी में, किसान आ रहा है फसल बेचने के लिए कृषि मंडी में, ठीक। अब यहां पर कृषि मंडी में एक एजेंट बैठा होगा, ठीक है, कृषि, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसान डायरेक्ट व्यापारी को फसल नहीं बेचता था। अब भी गवर्नमेंट के द्वारा कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सब बाद में निरस्त कर दिए गए। याद रखिएगा कि किसान डायरेक्ट आपका व्यापारी को फसल नहीं बेचता, किसान एजेंट के माध्यम से व्यापारी को फसल बेचता है। तो इसी के लिए हमको एजेंट की परिभाषा पढ़नी पड़ रही है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, किसान आ रहे हैं मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए, तो यहां पर जो एजेंट रहेगा वो इससे इसकी फसल को देखेगा, ये किसान जाएगा एजेंट के पास। अब एजेंट क्या करेगा,
इसकी जो जितनी भी वो फसल बेचने आया है अपनी, उसको यहां पर किसान क्या कर लेगा, एजेंट क्या करेगा, क्रय कर लेगा। समझिए, फिर से बोल रहा हूं, समझिए इसको। एजेंट है, एजेंट क्या कर रहा है, यहां से किसान अपनी फसल बेचने के लिए जा रहे हैं मंडी में, तो एजेंट क्या करेगा, इसके पहले से इसकी फसल को देखेगा, फसल देखने के बाद इसकी फसल की जिस तरीके की ग्रेडिंग होगी उसके हिसाब से एजेंट बोलेगा मैं आपकी फसल का इतना पैसा दे सकता हूं। किसको बोलेगा एजेंट, किसको बोलेगा, किसान को। अब किसान जो है वो अपनी फसल किसको दे देगा, एजेंट को दे देगा। अब ये एजेंट क्या करेगा, वहां पर फिर व्यापारी आएंगे, ठीक है, वो व्यापारी क्या करेंगे, और ये सभी प्रक्रिया ना गवर्नमेंट के अधिकारियों के सामने होती है, याद रखना, ये सभी प्रक्रिया गवर्नमेंट के अधिकारियों के सामने होती है। एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट किसान की एक फसल का रेट तय कर दे रहा है। एजेंट का काम क्या है, किसान की फसल का एक रेट तय कर देना। यानी किसान क्या कर रहा है, ये किसान अपनी फसल बेचने के लिए जैसे ही मंडी में एंटर किया, एजेंट के पास गया, ये एजेंट इसकी फसल का बोल देगा कि मैं आपकी फसल जिस हिसाब से दिख रही है, मैं आपकी फसल का 1200 रुपए मान लेता हूं, इतना मैं आपकी फसल का रेट दे सकता हूं। यानी इससे ऊपर आपकी फसल जो है इतने ग्रेड की नहीं है, ये मेरा रेट है 1200 रुपए। ठीक, ये सब वहां पर फिर व्यापारी आएंगे। व्यापारी किसके साथ आएंगे, मंडी के अधिकारियों के साथ आएंगे। अब यहां पर व्यापारी आएगा और यहां पर एजेंट बोलेगा कि मैंने इस फसल का रेट जो है यहां से देख के, ये फसल 1200 रुपए रेट है, अगर किसी भी व्यापारी को ये वाली फसल खरीदना है वो इस फसल की बोली लगाए। यानी उसने रेट कितना तय कर दिया, 1200 रुपए। अब यहां पर वो बोली लगवाएगा। अब यहां पर बोली लगवाई गई तो यहां पर बोली के समय में जो व्यापारी रहेगा, कोई बोलेगा मैं इसको 1202 रुपए लेके दे के खरीदना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं इसका 1210 रुपए दे के खरीदना चाहता हूं। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये एजेंट क्या करेगा, वो फसल को दे देगा। यानी ये एजेंट क्या कर रहा है, केवल उसके एक बोल सकते हो आप अमाउंट तय कर रहा है, उस फसल की कीमत तय कर रहा है। और वो फसल की कीमत तय करने के बाद जो वहां पे व्यापारी आएंगे खरीदने के लिए, वो इसकी बोली लगाएंगे। और वो रेट कौन दिया है, न्यूनतम रेट किसने तय कर दिया, एजेंट ने। अब ये व्यापारी यहां पर बोली लगाएंगे और जो भी व्यापारी बोली ज्यादा लगाएगा उसको ये फसल बेच दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर कि जो व्यापारी सबसे ज्यादा रेट लगाएगा वो पूरा पैसा, अगर मान लेते हैं ये तो 1200 रुपए तय किया था कीमत, लेकिन ये व्यापारी ने 1210 रुपए दिया, तो ये 1210 रुपए डायरेक्ट किसान को चला जाएगा। यानी ये रेट नहीं जाएगा, जो ज्यादा रेट रहेगा जो वहां पर व्यापारी ने बोली लगाई, वो रेट का वो सीधा किसी के पास चले जाएगा, किसान के पास। अब आप ये सोचेंगे कि एजेंट को क्या फायदा हुआ। अब एजेंट ने क्योंकि यहां पर फसल बिकवाने में मदद की है, तो वो क्या करेगा, जो व्यापारी है उससे कमीशन लेगा। याद रखना, किसान से एजेंट कमीशन नहीं लेता, एजेंट कमीशन लेगा व्यापारी से जिसको उसने फसल बेची है। तो यहां पर व्यापारी क्या देगा, उस एजेंट को कमीशन देगा। तो एजेंट और कुछ नहीं, एजेंट किसानों की फसल को बिकवाने वाला एक व्यक्ति है, समझ रहे हो। और वो उसकी किसान की फसल का एक न्यूनतम रेट तय कर लेगा, और वो न्यूनतम रेट तय करने के बाद जब वहां पे व्यापारी आएंगे तो उस फसल की बोली लगेगी। जो ज्यादा पैसा बोलेगा उसको वो फसल बेच दी जाएगी, और जो जितना रेट बोलेगा उतना रेट किसको मिल जाएगा, किसान को मिल जाएगा। अब बाकी, अब एजेंट कहां से पैसा कमा रहा है, एजेंट जब ये फसल व्यापारी को देगा तो व्यापारी उसको उसका कमीशन देगा, और वो कमीशन से एजेंट की कमाई होगी। और वो तय रहता है मंडी, हर मंडी में उसकी रेट तय रहता है कि एजेंट का कमीशन कितना रहेगा, वो पहले से तय रहता है। समझ आ गया। तो एजेंट और कुछ नहीं है, एजेंट क्या कर रहा है, किसान से फसल को ले रहा है और व्यापारी को विक्रय कर दे रहा है। व्यापारी से पैसा ले रहा है और किसको दे रहा है, किसान को दे रहा है। समझ आ रहा है। तो एजेंट का और कुछ काम यहां पर नहीं है, एजेंट का काम है किसान से फसल लेकर उस फसल को किसको बेचना, व्यापारी को बेचना। व्यापारी से पैसा लेकर उस पैसे को किसको देना, किसान को देना। समझ आ गया। और जो ये काम कर रहा है उसी को एजेंट बोल रहे हैं। एमएसपी रेट अलग होता है, एमएसपी रेट अभी पढ़ेंगे, वो उचित मूल्य होता है। और बाकी फसलों की रेट जो है एमएसपी के रेट में, मंडी में जो आपकी बिक्री होती है पूर्ण रूप से एमएसपी पे आधारित नहीं होती वो। और एमएसपी हर फसल का जारी नहीं किया जाता, जिस फसल का एमएसपी जारी होता है उसकी खरीद बिक्री तो एमएसपी पे हो जाएगी, लेकिन जो एमएसपी हर फसलों में तो जारी नहीं होता। तो जिस फसल में जारी नहीं होगा तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पर। समझ गए विनय सिंह जी, क्योंकि एमएसपी हर फसल की जारी नहीं होती।
समझ रहे हो? तो जिस फसल की एमएसपी जारी नहीं होती तो उसके रेट का तो ये पूरा यही प्रक्रिया होगी। जिसकी एमएसपी जारी हो रही है तो किसानों को एमएसपी के ऊपर बेचना पड़ता है, यानी किसानों को एमएसपी न्यूनतम एमएसपी का पैसा मिलेगा ही। लेकिन हर फसल की तो एमएसपी जारी नहीं होती, तो हर फसल की एमएसपी जारी नहीं होगी तो ये वाली प्रक्रिया आती है फिर उसमें। क्लियर है यहां तक? आप उसके अलग अलग नाम है, एजेंट, दलाल, आप कुछ भी बोले, अलग अलग नाम है, एक ही आदमी। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब यही अभिकर्ता एजेंट। अब यहां पर देखते हैं संविदा खेती किसको बोलते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है संविदा खेती। संविदा खेती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। संविदा खेती को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती कैसे है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको बोलते हैं या संविदा खेती किसको बोलते हैं? संविदा खेती। देखो ये एक किसान का खेत है, ठीक है, ये एक खेत है किसान का। अब किसान के पास एक व्यापारी आया, ठीक है, किसान के पास एक व्यापारी आया। इस व्यापारी ने किसान को बोला कि आप अपने खेत, जो आपका 2 एकड़ का खेत है, आप इस 2 एकड़ के खेत में टमाटर की फसल लगाओ। आप इस खेत में क्या करो, टमाटर की बस फसल लगाओ, और जो आपका पूरा टमाटर यहां पर होगा उस टमाटर को मैं खरीद लूंगा। यानी यहां पर उसके खेत में कौन सी फसल लगेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया व्यापारी ने कि आपके खेत में यहां पर क्या लगेगी, केवल टमाटर की फसल लगेगी, उसके अलावा कुछ नहीं, और जितनी भी आपकी फसल होगी उसको मैं खरीद लूंगा। तो जब ऐसे तरीके की खेती की जाती है जिसमें कौन सी फसल किस खेत में होनी है और उस फसल का पहले से ही सौदा कर लिया जाता है कि जितनी भी फसल यहां पर होगी वो मैं खरीद लूंगा, और उसका पहले से कीमत जो है वो भी पहले से तय कर दी जाती कि अगर आप यहां पर इतने टमाटर लगाओ और इतने आपकी जो फसल होगी, पहले से रेट तय कर दिया जाता है कि हम इसकी फसल के बदले आपको इतना पैसा देंगे। तो यहां पर किसान ने क्या किया, अपनी मर्जी से फसल नहीं लगाई, उसने व्यापारी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, समझौता कर लिया, और उस समझौते के तहत यहां पर क्या किया, अपनी फसल लगाई। तो इसी को समझौते के तहत जब कोई खेत में अपनी फसल लगाता है तो ऐसे इसी को बोलते हैं संविदा खेती, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। समझ आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहां पर यह है कि समझौते के तहत अपने खेत में फसल लगवाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। समझ आ गया? वही चीज यहां पर अभी देख लेते हैं, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, संविदा खेती। तो संविदा खेती में क्या लिखा हुआ है, संविदा खेती से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट पर क्रय की जाएगी। यहां पर क्या लिखा है, संविदा खेती से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन की जाएगी कि उस कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय कर ली जाएगी। यानी अगर वहां पर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, किसान से समझौता करके उसको वहां पर पहले ही बोल देने कि आप यही फसल लगाओ और आपकी जितनी फसल होगी उसको मैं क्रय कर लूंगा, और उसी समय कीमत भी तय हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं संविदा खेती। क्लियर है संविदा खेती सभी को? मिलेगा सत्येंद्र जी, मिलेगा, क्लास मिलेगा। समझ आ गया सभी को संविदा खेती? आगे देखते हैं, अगला है यहां पर संविदा खेती करार। अब आप ये बताइए संविदा खेती करार किसको बोलेंगे? अब देखो संविदा खेती क्या है, खेत में समझौते के तहत फसल लगाना। अपने खेत में किसान समझौते के तहत फसल लगाएगा तो संविदा खेती। इस संविदा खेती को करने के लिए जो करार हुआ, इस संविदा खेती को करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी को बोलते हैं संविदा खेती करार।
यानी किसान तभी तो अपने उसकी सीओटी कब होगी उसको, कि यहां पर सीधी सी बात है, किसान को यहां पर क्या बोला गया कि आप मेरे से संविदा खेती का करार कर लो। संविदा खेती का करार यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप अपने खेत में यही फसल लगाओ, और ये फसल लगाने के बाद जब आपकी फसल आएगी तो मैं उसको खरीदूंगा, और पहले से रेट भी तय हो गया कि इसी रेट में खरीदूंगा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी को संविदा खेती करार बोलते हैं, और जो फसल हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस खेत में जो फसल हो रही है उसको संविदा खेती बोल रहे हैं। समझ आ गया? आगे देखते हैं, अगला है संविदा खेती उत्पादक। अब ये संविदा खेती उत्पादक कौन होगा? तो सीधी सी बात है, किसान। किसान ही तो उत्पादक है ना, वही तो अपनी फसल उगा रहे हैं ना। यहां पर संविदा खेती जो फसल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रही है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं? संविदा खेती कॉन्ट्रैक्ट, जो कि संविदा खेती करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किससे किया जा रहा है? किसान से किया जा रहा है, क्योंकि वही तो अपने खेत में फसल उगाएगा। तो संविदा खेती उत्पादक कौन हुआ? तो संविदा खेती उत्पादक आपका किसान ही हुआ। वो व्यक्ति जो उस खेत में कृषि उपज को उगाएगा, वो व्यक्ति जो उस खेत में कृषि उपज को उगाएगा संविदा के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसी को बोलेंगे संविदा खेती उत्पादक। अब है संविदा खेती क्रेता। अब ये संविदा खेती क्रेता क्या है? जो ये व्यापारी, संविदा खेती क्रेता कौन है? व्यापारी। व्यापारी क्या कर रहा है? जो संविदा खेती में जो फसल उगी है उसको खरीद रहा है। क्रेता का मतलब खरीदने वाला। जो संविदा में खेती हुई उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत संविदा खेती उत्पादक ने फसल को उगाया। अब जो फसल उगी है उसको खरीदने वाला, क्योंकि जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने है तो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के मध्य हो रहा है। अगर मैं देखूं संविदा खेती का जो करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो दो लोगों के मध्य हो रहा है। ये दो लोग कौन है? एक है संविदा खेती का उत्पादक यानी किसान, और दूसरा कौन है? जो संविदा खेती का क्रेता है। क्रेता का मतलब खरीदने वाला। ये दो लोगों के मध्य तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी को संविदा खेती उत्पादक बोल रहे हैं। यानी किसान को, संविदा खेती क्रेता व्यापारी को जो डायरेक्ट किसान से फसल ले रहा है, करार, इसी को संविदा खेती करार बोल रहे हैं, जो दोनों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो फसल उग रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? संविदा खेती बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा खेती। किसी कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक सभी को चीजें समझ आ गई? फटाफट बताइए, चीजें यहां तक क्लियर हैं? क्योंकि पूरी चीजें अपने को बेसिक से क्लियर करनी है। यहां पे अगर क्लियर होगा तभी आपको आगे चीजें समझ आएंगी ना। तो मान रहा हूं मैं सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। अब है किसान उत्पादक संगठन। अगला वर्ड है यहां पर किसान उत्पादक संगठन। अब देखो, किसान उत्पादक संगठन बनाने के क्या कारण पड़ गए, हमको क्या जरूरत पड़ गई कि हम किसान उत्पादक संगठन को बनाएं। अब इसके लिए भी थोड़ी सी चीजों को हम समझते हैं कि किसान उत्पादक संगठन क्यों बन रहा है। देखिए, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक संगठन। देखिए यहां पर क्या होता है, किसान उत्पादक संगठन का मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है, ऐसे किसान जो कृषि उपज का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ऐसे किसान जो कृषि उपज का उत्पादन करते हैं और उन्हीं का एक ग्रुप बन गया है, ऐसे किसानों का एक ग्रुप बन गया है, तो इसी को क्या बोलेंगे? किसान उत्पादक संगठन। अब ये ग्रुप बनाए क्यों जाता है वो समझो। देखो, मान लेते हैं ये एक एरिया है, ठीक, ये एक एरिया है, यहां पर भी एक खेत है, यहां पर भी एक खेत है, यहां पर भी एक खेत है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक। और ये सभी खेत में एक ही टाइप की कृषि हो रही है। यहां पर भी आलू का उत्पादन हो रहा है, यानी ये खेत में जो अनाज उग रहा आलू है, यहां भी आलू, 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 यहां भी आलू। अब क्या होगा यहां पर, अगर ये सभी लोग आलू का उत्पादन अलग अलग कर रहे हैं, ठीक, ये भी आलू का, ये भी आलू का, ये भी आलू का, सब आलू का उत्पादन कर रहे हैं अलग अलग, तो अलग अलग अगर कोई उत्पादन करेगा तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा?
क्योंकि ये हो सकता है ये आलू को 10 रुपए किलो बेच रहा हो, ये आलू को 15 रुपए किलो बेच रहा हो, ये आलू को 20 रुपए किलो बेच रहा हो, ये आलू को 30 रुपए किलो बेच रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ये आलू को 5 रुपए किलो बेच रहा हो। तो व्यापारी जाकर किससे आलू लेगा? अगर आप खुद सोचो कि यहां पर ये उत्पादक संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर ये व्यापारी इससे जाकर आलू ले रहा है, ये तो 5 रुपए में बेच रहा है, तो इनके आलू तो जो महंगे हैं वो बिकेंगे नहीं। तो जो आलू एक्चुअल में इनको कीमत मिलनी चाहिए थी, अब ये 5 रुपए में बेच रहे हैं, ये सब देखे कि आलू 5 रुपए में बिक जा रहा है, तो इन लोग भी अपने रेट को डाउन करने लग गए कि हमारा भी आलू बिक जाए। तो इसके कारण जो इनको उचित लाभ होने वाला था वो लाभ इनको नहीं हो पाएगा। इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि एक टाइप की जो फसलों को उत्पादन करने वाले उस क्षेत्र में जितने भी किसान है वो आपस में एक संगठन बना लिए, और अगर माल बेचने वाला एक ही आदमी होगा, आप खुद सोचो, आप एक कपड़ा लेने के लिए जाते हो, मान लेते हैं आप मार्केट में एक जींस लेने के लिए जाए, अगर आपके क्षेत्र में एक ही जींस की दुकान होगी तो वो जो जींस बेचने वाला है वो आपको महंगे रेट में जींस बेचेगा। अगर उस एरिया में जींस बेचने की एक ही दुकान होगी तो वो उसका एकाधिकार है, वो आपको महंगे रेट में जींस बेचेगा, तो उससे उसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपके एरिया में लाइन से 10 जींस की दुकान है तो आपका क्या होगा? कंपटीशन आपस में होगा, यानी वो जो जितने जींस की दुकान वाले हैं वो आपस में कंपटीशन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जींस का रेट उन लोग सब घटा कर देते हैं ताकि उनके ग्राहक बने रहे। तो वहां पर क्या होता है? उनका जो लाभ है वो कम हो जाता है। तो यहां पर वैसे ही क्या बोल रहे हैं, किसान अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो एक ही टाइप की फसल जितने उगा रहे हैं वो सब अपना एक संगठन बना लिए, और वो अपना संगठन बना लिया और उन्होंने अपनी फसल की एक कीमत तय कर दी कि हमारी फसलों की कीमत ये रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को हमसे फसल लेना है तो आप इसी कीमत में हमसे फसल ले सकते हो। तो उससे क्या होगा? उनके जो किसान इस संगठन में जुड़े हैं उनके लाभ में वृद्धि होगी, क्योंकि उनकी फसल ज्यादा दाम में बिकेगी, नहीं तो उनकी फसल कम दाम में बिकती अगर वो अलग अलग बेचते। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक टाइप की फसल जिन्होंने उगाया उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, और उस संगठन के तहत अपनी फसलों को वो एक रेट तय करके उसी रेट में अपनी फसलों को बेचने के लिए राजी हो गए। ठीक है, तो जो उनकी फसल है उसकी कीमत क्या हुई? बढ़ गई। तो बढ़ गई, इससे उनको लाभ होगा, और लाभ होगा तो जो जितना फसल अपनी बेचा होगा, यानी कि सभी किसान क्या करेंगे? अपनी फसल लाकर इस संगठन में जमा करेंगे, और जब ये संगठन से फसल बिकेगी तो जितनी फसल बिकेगी, जो जितना यहां पर अपना लाकर सामान दिया होगा बेचने के लिए, उसको उतना उसका रेट हिस्सा मिल जाएगा। तो यहां पर कृषक उत्पादक संगठन का काम क्या है? कृषक उत्पादक संगठन किसानों का एक ग्रुप है जो एक ही टाइप की फसलों को उगा रहा है, और वो इसके बनाने का उद्देश्य क्या है? ताकि किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा पाए। इसी के लिए कृषक उत्पादक संगठन बनता है, और सभी किसान जो एक ही टाइप की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं वो इस संगठन से जो जुड़े होंगे वो अपनी फसल लाकर इस संगठन को देंगे, संगठन उनकी फसलों को बेचेगा एक रेट में, और जिसकी जो जितनी फसल यहां पर लाकर दिया होगा उससे उनको उतना लाभ होगा। समझ आ रहा है? तो कृषक उत्पादक संगठन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, ज्यादा से ज्यादा दाम दिलवाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन किसान आपस में मिलकर बनाते हैं। अब ये कृषक उत्पादक संगठन जो होता है ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। तो वो सब चीज हमको आगे देखना है। समझ आ रहा है ना यहां तक कि कृषक उत्पादक संगठन क्यों बन रहा है? अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमको रटना नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो यहां पर देखिए, कृषक उत्पादक जो संगठन जो भी बनते हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत होते हैं। याद रखिएगा, यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषक उत्पादक संगठन कौन से अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कृषक उत्पादक संगठन अगर कोई भी किसान बनाते हैं तो उनका पंजीयन करवाना पड़ता है। किस अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ऐसे आप बोल सकते हैं कृषक उत्पादक संगठन का पंजीयन कराना होता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, कृषक उत्पादक संगठन जो होता है वो एक निगमित निकाय भी होता है। अब यहां पर निगमित निकाय का मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉडी। निगमित जो कृषक उत्पादक संगठन होता है वो एक निगमित निकाय है। निगमित निकाय का मतलब क्या होता है? निगमित निकाय का मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी संगठन जो किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है उसको हम निगमित निकाय बोलते हैं। क्योंकि जो कृषक उत्पादक संगठन होता है वो आपका किसके? कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसी के लिए इसको क्या बोल रहे हैं? निगमित निकाय। इसी और या इंग्लिश में इसको कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं।
समझ आ गया? निगमित निकाय किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी संगठन जो किसी अधिनियम के तहत अपने आप को पंजीकृत करवाता है उसको निगमित निकाय बोलते हैं, क्योंकि ये आपका कृषक उत्पादन संगठन या किसान उत्पादन संगठन आपका कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? निगमित निकाय बोलते हैं। वो नहीं हट सकता, वो ऐप की सेफ्टी के लिए होता है विनय जी। आपको लिंक भी मिला हुआ है प्राइवेट वीडियो का, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐप की सिक्योरिटी के लिए होता है, कई बच्चे क्या करते हैं ऐप में रिकॉर्ड करके उसको आगे शेयर करते हैं, तो उसकी ऐप की सिक्योरिटी के लिए होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है प्रबंध संचालक। एक हमने संचालक पढ़ा था, एक पढ़ रहे हैं प्रबंध संचालक। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? प्रबंध संचालक का मतलब है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक। याद रखना, प्रबंध संचालक किसको बोला गया? जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संचालक होता है उसी को प्रबंध संचालक बोला गया। बाकी डिटेल जब हम इस बोर्ड को पढ़ेंगे अधिनियम के अंतर्गत उसमें हम पढ़ेंगे बाकी डिटेल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वो अपने ऊपर नहीं रहता भूपेंद्र जी, वो ऐप की सेटिंग में स्थिर वाला कभी भी नहीं आता, वो बदलता रहता है। चलिए अगला देखते हैं, कृषि उपज के संबंध में प्रत्यक्ष विपणन। कृषि उपज के संबंध में प्रत्यक्ष विपणन। प्रत्यक्ष विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग। अब ये डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है आप ध्यान क्लास में देंगे, अब ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, ध्यान क्लास में दीजिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान आप क्लास में दीजिए। प्रत्यक्ष विपणन का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष विपणन का मतलब ये होता है जब कोई फसल मंडी में बेचने के लिए नहीं आती। याद रखिए, प्रत्यक्ष विपणन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं ये एक किसान है, किसान ने अपनी फसल का उत्पादन किया, वो अपनी फसल को बेचने मंडी नहीं आया बल्कि वो बाहर ही बाहर उस फसल को बेच दिया। समझिए यहां पर, समझिए यहां पर क्या मतलब है इसका? जो मैं बता रहा हूं केवल उतना पढ़िए, अभी ये सब चीजों हम बाद में कर लेंगे, जो चीज बताया जा रहा है उसको पढ़िए। ठीक है, जो भी आपकी दिक्कत होगी आप उसका सॉल्यूशन चैट में ही मिल जाएगा आपको, ये सब मैं आपको फोटो के साथ भेज दूंगा। जितना पढ़ा रहा हूं गवर्नमेंट की ऑथेंटिक बुक का है, आप गवर्नमेंट के साइट से भी निकाल सकते हैं, मंडी बोर्ड अधिनियम निकालिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर की बुक, ये सब बुक पढ़ के आप ये क्वेश्चन डाउट पूछोगे, उससे बेहतर ये है कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो बताया जा रहा है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो सब चीज हम करते रहेंगे, पहले जो चीज बता रहा हूं उसमें ध्यान दीजिए। देखिए, अगर कोई किसान जो है वो अपनी फसल बेचने के लिए मंडी नहीं आ रहा, वो अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में आ ही नहीं रहा, वो मंडी के बाहर बाहर अपनी फसल को बेच दे रहा है, यानी अपने खेत से ही समझौता करके या खेत मंडी में बिना फसल लाए बाहरी में फसल को बेच देता है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विपणन। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विपणन क्या है? प्रत्यक्ष विपणन यहां पर कहने का मतलब यह है कि वो किसान क्या है, मंडी के प्रांगण में या निजी मंडी प्रांगण से बाहर, बाहर का मतलब वो अपनी फसलों को बेचने मंडी में ला ही नहीं रहा है, वो बाहर ही फसल बेच दिया, मंडी में उसकी फसल आई नहीं। तो किसान अगर बाहर ही फसल बेच देता है तो इसको भी क्या बोलते हैं? ये आपका बोला जाता है प्रत्यक्ष विपणन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? व्यापारियों द्वारा, निर्यातकों द्वारा, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किसानों से कृषि उपज की थोक की सीधी खरीदी। यानी वो किसान से क्या कर रहे हैं? सीधी खरीद ले रहे हैं, सीधा फसलों को खरीद ले रहे हैं, मंडी में आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विपणन बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विपणन। अब देखिए यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, अगली परिभाषा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। अब ये इलेक्ट्रॉनिक व्यापार क्या होता है? तो अगर मंडी की जो भी प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से विपरीत है पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उत्पाद का व्यापार, जिसमें पंजीयन, नीलामी, बिलिंग ये सब जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया था अभी? एजेंट रहता है, एजेंट फसल का रेट तय कर देता है। अब वो फसल का रेट करने के लिए वहां पे मंडी अधिकारी आते हैं और व्यापारी आते हैं, व्यापारी उसकी बोली लगाते हैं। तो वैसे यहां पर क्या होता है? अगर ये प्रक्रिया वहां पर प्रत्यक्ष रूप से ना हो, बल्कि ये प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाए, तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। यानी यहां पर पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से होगी, तो
तो वहां पर वो क्या कर रहा है, खुद नहीं जा रहा है, बल्कि ये संपूर्ण प्रक्रिया आजकल आप देखते हैं ना, टेंडर वेंडर भी भरते हैं तो वो मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू भर दिया जाता है। तो अगर ये जितने भी ये खरीद बिक्री की प्रक्रिया है, अगर ये प्रक्रिया आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है, ई फॉर्म में हो रही है, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और कुछ नहीं, ये सभी प्रक्रिया जितने भी चीजें हो रही है, अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरनेट के माध्यम से संपादित की जाएगी तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बोल देंगे। आगे देखते हैं निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है, कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है, इसको भारत के बाहर भेजा जाना। यानी अगर जो कृषि उपज हो रही है, अगर उसको कृषि उपज को भारत के बाहर भेजना है तो उसको निर्यात, बाहर देश से अपने देश में मंगाना है तो आयात। ठीक है, तो याद रखिएगा निर्यात किसको बोल रहे हैं, निर्यात कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है, ऐसी फसलों को भारत से जब बाहर भेजा जाता है तो इसको निर्यात बोलते हैं। याद रखिएगा, ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे तो आपको पता ही होगा निर्यात आयात का मतलब। निर्यात का मतलब फसल को भारत से बाहर भेजना, आयात का मतलब बाहर देश से फसल को भारत में मंगाना। ठीक है, तो यहीं पर मैं आज की क्लास को यहां पे मैं एंड कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास में आप नए नए शब्दों को सुन रहे होंगे, तो आपको ये सब चीजों में अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, समझ रहे हो, क्योंकि आपने कई चीजों को पहली पहली बार सुना होगा। तो इसी के लिए यहां पर, क्योंकि आज आप इससे यूज टू हो जाएं इन शब्दों से, तो इसलिए मैं यहां आज की क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। कल जब मैं आपके पढ़ाने आऊंगा तो कल हमारा अध्याय 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 2 में भी हम 5 से 6 धाराओं को कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ मतलब ज्यादा पढ़ लेंगे तो सर से ऊपर से बाउंसर टाइप चला जाएगा, तो आपको ये बाउंसर टाइप ना जाए, आपको चीजों को रिवाइज करके आप कल कॉपी में जितनी चीज मैं बताऊं उसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, और उसको रिवाइज कीजिए। बाकी आपका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अभी थोड़ी देर में डल जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? तो धीरे धीरे हम पेज बनाएंगे, याद रखिएगा, धीरे धीरे हम पेज बनाएंगे। अभी हमको ये शब्दों को समझना है, इसी के लिए हमको टाइम लग रहा है। हमको जब नहीं समझना होगा तो हम पहले से समझ चुके होंगे तो फटाफट भागेंगे। तो ये बस आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास थी, यहां से आपके कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट होंगे और यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे मंडी अधिनियम में काम आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा कल वापस, और कल यहां से हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास में आपका अध्याय 1 अध्याय 2 का लगभग कुछ कुछ चीजें यहां पर कवर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम में। चलिए, धन्यवाद। सब होगा जो आपके सिलेबस में है, वो पूरी चीजें होंगी, उस आपके सिलेबस का कोई भी चीज छूटेगा नहीं, पूरी चीजें कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, समय है अभी आपके पास, पेपर चुनाव के पहले आपका होना नहीं है, समय है आपके पास, पूरा फोकस कीजिए और अपना 100% दीजिए। 33 नंबर का सीधा सीधा यही पोर्शन है, तो मेहनत कीजिए। अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके निकलने के चांस बनते हैं। मेहनत में कमी मत कीजिएगा, मेहनत में ईमानदारी रखिएगा। समय है, समय लेकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समय लेकर पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपको वो एक बार में चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। भले 5-6 बार आपको दोबारा उस समय देखने की जरूरत पड़े, लेकिन एक बार देख लिए तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना इसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो मिलेंगे कल सेम टाइम में और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। सब मिलेगा, रिंकू जी रिकॉर्डिंग में मिलेगा।